जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीवाईक्यू एनालिसिस सेशन ऑफ स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज के पीवाईक्यू एनालिसिस सेशन में हम लोग एपीएससी सीसीई 2023 के ज्योग्राफी एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, राइट, जो कि अपकमिंग एपीएससी, यूपीएससी और बाकी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए तुम्हारे लिए यूजफुल होगा। एंड पीवाईक्यू एनालिसिस शुरू करने से पहले तुम सबको एक वेरी वार्म, जॉयस एंड मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू, राइट। जीसस के ब्लेसिंग से तुम्हारे सपने पूरे हों, यही हमारी कामना है। और थोड़ी सद्बुद्धि भी तुम्हें मिले ताकि छुट्टी और पिकनिक बनाने के साथ साथ पढ़ाई भी तुम अपने पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे सको, क्योंकि सबसे ज्यादा दुर्बलता, सबसे ज्यादा आलस पढ़ाई करने में आता है। तुम लोगों को छुट्टी मनाने में काफी ज्यादा एनर्जी रहती है, तो वो सद्बुद्धि भी आज जीसस से मांग कर आना वापस जब घर आओगे, सिटी सेंटर से घूमकर या जहां भी घूमने गए हो। चलो पहला क्वेश्चन देखो, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पैडी फील्ड्स आर चीफ सोर्सेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेस। पैडी फील्ड इनमें से कौन से ग्रीन हाउस गैस के चीफ सोर्स हैं? वैसे यहां ऑप्शंस है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। तो अगर ऑल ऑफ द अबव रहता ना हमारे ऑप्शन में 1, 2, 3 एंड 4, तो चारों आंसर हो सकते थे। बट एक वर्ड भी ऐड कर दिया गया है चीफ सोर्स, और चारों एक साथ है नहीं, तो सबसे ज्यादा एमिशन जिसका होता है हम उसको काउंट करेंगे। सबसे ज्यादा एमिशन, लार्जेस्ट एमिशन किसका हो रहा है पैडी फील्ड से? मैक्सिमम एमिशन मीथेन का। सो हमारा आंसर क्या होगा? सुटेबल आंसर ए, 1 ओनली। इस ऑप्शंस को थोड़ा बेटर तरीके से फ्रेम किया जाता तो आंसर भी बेटर होता। हम ध्यान रखेंगे कि चारों गैसेस इमिट हो रही हैं, सबके बारे में भी मैं डिस्कस भी करूंगा। जहां तक यहां पे मेंशन है क्या, ग्रीन हाउस गैस, तो ये ग्रीन हाउस गैस क्या है भाई? ग्रीन हाउस गैस those gases which observe the outgoing radiation। सोलर रेडिएशन जो है, सन से जो एनर्जी आती है, अब ये हमारा अर्थ हो गया, अर्थ सरफेस, हमारी प्यारी धरती मां, और ऊपर हो गया सूरज चाचा, सन, ठीक है। तो सन से, ड्राइंग बहुत खराब रही मेरी, सन से जो इनकमिंग रेडिएशन है, ध्यान से देखो, ये भी एक चीज सीखने मिलेगा तुम्हें। इनकमिंग रेडिएशन, इसका वेवलेंथ क्या होता है गाइज? इसका वेवलेंथ क्या है? शॉर्टर वेवलेंथ, याद रखना। शॉर्टर वेवलेंथ की इनकमिंग रेडिएशंस आती है सन से, उसके बाद अर्थ पे पड़ती हैं, अर्थ सरफेस थोड़ा उसको एब्जॉर्ब करता है और फिर रिफ्लेक्ट कर देता है। जब ये रिफ्लेक्ट होकर वापस एटमॉस्फेयर में जा रहा है, ये आउटगोइंग रेडिएशन, then this outgoing radiation is of longer wavelength। शॉर्टर वेवलेंथ जब सन एनर्जी आ रही है, देन इट जनरली पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर, बट जब लॉन्गर वेवलेंथ वापस अर्थ से रिफ्लेक्ट होके जाता है, तो यहां पे फिर आ जाती हैं ग्रीन हाउस गैसेस अब एटमॉस्फेयर में। एंड दिस ग्रीन हाउस गैसेस GHG, they absorb this longer wavelength। अब जब एब्जॉर्ब कर लिया इन्होंने, तो धीरे धीरे ना एक हीट ब्लैंकेट क्रिएट हो जाएगा अर्थ के ऊपर, जिसको हम बोलेंगे कि इसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है, तो क्लाइमेट चेंज होता है, कहीं साइक्लोन ज्यादा, कहीं बारिश ज्यादा, कहीं सूखा ज्यादा, कहीं गर्मी ज्यादा, ये सारी चीजें। ये वाला प्रोसेस भी याद रखिएगा, क्वेश्चन इसमें भी पूछा जा चुका है। इनकमिंग सोलर रेडिएशन शॉर्टर वेवलेंथ का, आउटगोइंग सोलर रेडिएशन लॉन्गर वेवलेंथ का, और हमारे एटमॉस्फेयर में जो कंपोनेंट्स है वो लॉन्गर वेवलेंथ की गैसेस को ट्रैप कर लेती है। ग्रीन हाउस गैस इस तरह से इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। ओके, चलिए, तो हमारा आंसर तो हमें मिल गया था मीथेन, चीफ सोर्स की बात कर रहे हैं, लार्जेस्ट सोर्स की बात कर रहे हैं। बट हम और भी देखते हैं कि मीथेन के अलावा और क्या गैसेस रिलीज हो रहे हैं, कैसे रिलीज हो रहे हैं। तो मीथेन तो रिलीज होगा, है ना, मीथेन का तो रिलीज होना है, जिस प्रोसेस को हम लोग बुलाते हैं मिथेनोजेनेसिस। मिथेनोजेनेसिस प्रोसेस, जस्ट वेट ए मोमेंट। ओके गाइज, लेट्स कंटिन्यू। तो मीथेन का प्रोडक्शन सबसे प्राइमरीली राइस फील्ड से, पैडी फील्ड से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? मीथेन। किस कंडीशन में होता है? जब एनएरोबिक कंडीशंस बनते हैं,
एनएरोबिक कंडीशंस मींस वेरी लेस या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब तुम बोलोगे कि सर वेरी लेस या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्यों है? क्योंकि राइस फील्ड जो है मोस्टली, स्पेशली इंडिया में जो हम लोग नॉर्मल मेथड में राइस कल्टीवेशन करते हैं, जो जेनरिक मेथड है राइस कल्टीवेशन का, तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर सपोज ये राइस प्लांट है तो जो रूट्स होता है ना वो पानी में यहाँ पे डूबा हुआ है। तो जब पानी में डूबा हुआ है तो फिर यहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा नहीं, और जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ऑर्गेनिक मैटर धीरे 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 गल कर धीरे धीरे डिकम्पोज होकर किस फॉर्म में बाहर निकलेंगे? मीथेन के फॉर्म में, CH4 के फॉर्म में। दैट्स व्हाई मीथेन का फॉर्मेशन होता है, मीथेन गैस रिलीज होता है। इसको हम लोग मिथेनोजेनेसिस बुलाते हैं। ये टर्म्स भी याद रखना, मिथेनोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ रिलीज ऑफ मीथेन गैस ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। ये मिथेनोजेनेसिस यहाँ राइस फील्ड में तो हो ही रहा है, साथ ही साथ ये मिथेनोजेनेसिस राइस फील्ड में तो हो रहा है, साथ ही साथ टर्माइट, दीमक होता है ना, दीमक मिट्टी में लग जाता है, कभी लकड़ी में भी लगता है, बट आप उसको मिट्टी में लगा देखो तो उससे भी ना एक स्मेल आती है, बड़ा बैड ऑर्डर आता है, वहां से भी मीथेन गैस रिलीज हो रहा होता है। तो टर्माइट्स भी मीथेन गैस, जहां पे टर्माइट्स अपना घर बनाते हैं वहां से मीथेन गैस रिलीज होता है, राइट। जहां पर भी ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होगा वहां पे मीथेन गैस रिलीज होगा। चाहे कहीं पे हम डंप यार्ड बनाकर रखें, वहां पर भी एनएरोबिक कंडीशंस डेवलप होंगे। डंप यार्ड जहां पे कचरा काफी ज्यादा अमाउंट में डंप है, इसलिए मीथेन गैस रिलीज होता है, और मीथेन गैस में हल्की सी चिंगारी मिल जाए आग फैल जाता है। एंड दैट्स वाई डंप यार्ड में या जहां पर टर्माइट्स लगे होते हैं वहां पे कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि अचानक से आग लग गई। अचानक से आग नहीं लग गई, इसकी वजह से लगी, मीथेन की वजह से। So methane is the main gas which is being emitted from paddy fields, rice field. इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का तो इमिशन होगा ही। कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा जो भी माइक्रोब्स हैं पैडी फील्ड में वो उनके रेस्पिरेशंस के वजह से CO2 का प्रोडक्शन होगा। नॉर्मल प्रोसेस, इसमें कोई ज्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल सी बात है। बाकी हम फिर आते हैं किस पे? नाइट्रस ऑक्साइड पे, N2O पे, इस पे नाइट्रस ऑक्साइड पे। अच्छा, नाइट्रस ऑक्साइड को एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड N2O किस नाम से जाना जाता है बताओगे? पॉज ले लो 10 सेकंड का और फिर बताओ, हंसते हुए बताओ, इसलिए इसका नाम लाफिंग गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड। कई बार डेंटिस्ट यूज करते हैं लाफिंग गैस को, डेंटिस्ट से डेंटिस्ट स्टूडेंट याद आ गया मेरा। चलिए, लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का रिलीज क्यों हो रहा है? क्योंकि सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, और इस सिंथेटिक फर्टिलाइजर में N कंपोनेंट, नाइट्रोजनस कंपोनेंट, नाइट्रोजन काफी हाई अमाउंट में होता है। तो जितनी नीड भी नहीं है राइस को, या जितना नीड भी नहीं है उस पर्टिकुलर क्रॉप को, उससे ज्यादा आप नाइट्रोजन डाल रहे हो, वो नाइट्रस ऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज होगा नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस से। इसके अलावा क्रॉप रेसिड्यू, थोड़ा नाइट्रोजन ये भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंड एनिमल वेस्ट, जैसे अगर आप मैन्योर भी यूज कर रहे हो, आप गोबर यूज कर रहे हो नेचुरल मैन्योर के फॉर्म में, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर नहीं भी यूज कर रहे हैं, बट उसका प्रोपोर्शन सही नहीं रखा, ज्यादा गोबर डाल दिया, तो वहां पर भी जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस से गुजरेगा, और इस नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस से N2O का फॉर्मेशन होगा, नाइट्रस ऑक्साइड का, विच इज अनदर ग्रीन हाउस गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। और अब जब नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन का फॉर्मेशन हो चुका है, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड एंड मीथेन मेजर फैक्टर फॉर ट्रोपोस्फेरिक ओजोन in the presence of sunlight. सनलाइट के प्रेजेंस में मिथेन और नाइट्रस ऑक्साइड एक मेजर रोल प्ले करते हैं, जिससे ट्रोपोस्फेयर में ओजोन का फॉर्मेशन होता है। इवन एज पर रिसेंट स्टडी, एक रिसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग राइस फील्ड से जो नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज हो रहा है वो स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन है उस ओजोन लेयर को हार्म पहुंचा रहा है। बांग्लादेश में यह स्टडी की गई कि बांग्लादेश में डबल बर्डन हो रहा है या डबल इशू है बांग्लादेश में। एक तो राइस कल्टीवेशन ज्यादा है तो नाइट्रस ऑक्साइड निकल रहा है जो स्ट्रेटोस्फेयर में जाकर ओजोन लेयर जो है उसको हार्म पहुंचा रहा है।
एंड जब यहाँ राइस फील्ड से मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज हो रहा है तो सनलाइट के प्रेजेंस में इनके रिएक्शन से ट्रोपोस्फेयर में लोअर लेयर में ओजोन गैस रिलीज हो रहा है जो कि हार्मफुल है और ग्रीन हाउस गैस भी है। सो इस तरह से मीथेन मेजर कंट्रीब्यूशन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज ओजोन, यहां मैंने इनडायरेक्टली इसी वजह से लिखा है, सारे गैसेस रिलीज होते हैं। हो गया हमारा क्वेश्चन और इतना हमें सीखना था इस क्वेश्चन से। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉनाज आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया? फॉनाज एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं, डिफरेंट स्पीसीज के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ नाम तो तुमने सुने भी हैं, तो कुछ नाम के आंसर आप बता सकते हो। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में एक चीज तुमने ध्यान दिया, लास्ट क्वेश्चन में मैंने यहां पे लिखा है रेफर पीवाईक्यू एनालिसिस, पीवाईक्यू एनालिसिस नंबर 10। यूट्यूब चैनल पे जाओगे जो पीवाईक्यू एनालिसिस की प्लेलिस्ट है, तो उस प्लेलिस्ट में पीवाईक्यू नंबर 10 पर जाना और उसके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, वो क्वेश्चन भी इसी तरह से पैडी फीड से रिलेटेड थे। वहां पे हमने पैडी फीड से ये जो मीथेन गैस रिलीज हो रहा है, अब हम इसको किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं, क्या मेथड होना चाहिए कि हमारा सीड्स भी कम लगे, फर्टिलाइजर भी कम लगे, इलेक्ट्रिसिटी भी कम लगे, कौन सा मेथड होता है वो मैंने क्लियरली डिस्कस किया है। गो टू पीवाईक्यू एनालिसिस लेक्चर 10, गो टू क्वेश्चन नंबर 1 and 2, यू वुड फाइंड इट। हर क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़ा है, दैट्स व्हाई पीवाईक्यू यूजफुल है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो फौनाज मिलते हैं उनसे रिलेटेड है। तो कुछ नेम तो आपके लिए कॉमन है, जैसे टैको गेको, टोके गेको। इट मींस नंबर 1 तो होना चाहिए, तो ऑप्शन भी ऐसे ही तुमने रिजेक्ट कर दिया। और दूसरा, ये क्वेश्चन ना अलग अलग टर्म्स में अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा गया है, यूपीएससी ने भी पूछा है कई बार तो साथ में, कई बार अलग अलग इन एनिमल्स के साथ। और ये जो है लाइन टेल्ड मसक, लाइन टेल्ड मैसक जो है ये यूपीएससी का फेवरेट एनिमल है। फेवरेट एनिमल इस तरह से यूपीएससी का, क्योंकि इसको यूपीएससी ने अपने सिविल सर्विसेज में पूछा, सीडीएस में पूछा, सीएपीएफ में पूछा, एनडीएन में पूछा, कई एग्जामिनेशन में पूछ चुका है। और उन हर एग्जामिनेशन में के पीवाईक्यू बनाकर एक चीज हमको मालूम पड़ा कि लाइन टेल्ड मैसक जो है वो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में नहीं बल्कि इंडिया के वेस्टर्न घाट्स वाले पार्ट्स में मिलता है। तो नंबर 4 आउट कर देंगे, नंबर 4 आउट करेंगे तो नंबर 4 यहां से आउट हो गया। अब फिर हमारे पास 50-50 पे हम पहुंच चुके हैं, ए एंड सी। तो ए में है 1 and 2 ओनली और सी में है 1, 2 and 3 ओनली। हुलॉक गिबन, अगेन इफ यू नो अबाउट योर state, if you know about the boundaries, the neighbors of your state, if you know about India, तो हुलॉक गिवन के बारे में, हुलॉक वर्ड भी जो है ना ये एसएमएस डिक्शनरी से आता है। तो हुलॉक गिवन इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है, बिल्कुल है। करेक्ट आंसर 1, 2 and 3। कॉमन सेंस से भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, वही कॉमन सेंस भी लगाना सीखो, एग्जामिनेशन में बहुत जरूरी है। सिर्फ रट्टाबाजी से कितना रट पाओगे। आगे अब पढ़ते हैं इन एनिमल्स के बारे में। चलिए, पहला क्या, गेको। ऐसा कुछ दिखता है, सबने देखा ही होगा। ये घर वाली छिपकली नहीं है, थोड़ा उससे डिफरेंट है गेको। कलरफुल भी होते हैं, जो मेल गेको होते हैं वो ज्यादा कलरफुल होते हैं एज कंपेयर टू फीमेल्स। एक नॉक्टर्नल लिजार्ड है जो जनरली रेन फॉरेस्ट में मिलता है, साथ ही साथ रूरल होम ह्यूमन हैबिटेट्स में भी, मतलब हमारे घर के आसपास मिल सकता है ना, कहीं घर के दीवार पर भी मिल सकता है। बट डू नॉट कंफ्यूज विद लिजर्ड, लिजर्ड डिफरेंट है। रेन फॉरेस्ट में मिलता है बट घरों में भी मिल सकता है, आसपास घर की दीवार पे मिल सकता है, या कहीं पे सपोज कच्चा घर बना हुआ है तो उसके छत पे मिल सकता है, दिस इज पॉसिबल। खेत में मिल सकता है, बैम्बू के पास मिल सकता है। आईयूसीएन के कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो अभी इसको लेकर आईयूसीएन ज्यादा कंसर्न्ड नहीं है। जब ज्यादा कंसर्न नहीं है तो आईयूसीएन ने बोला कि भैया इसका स्टेटस क्या होगा, लिस्ट कंसर्न, एलसी। ज्यादा कंसर्न नहीं है कि अभी उसके नंबर इतने भी कम नहीं हो गए हैं कि इसको वल्नरेबल या एंडेंजर्ड लिस्ट में डाल दिया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसी वजह से साइट्स भी इसको अपने अपेंडिक्स सेकंड में रखता है। ये दोनों चीज याद रखना। गेको तुम्हारे घर के आसपास तुम्हें दिखेगा, जब भी दिखेगा तो बोलना कि अच्छा इसके बारे में आईयूसीएन ज्यादा कंसर्न नहीं है, इसलिए लिस्ट कंसर्न है, और साइट्स ने भी अपेंडिक्स 2 में रखा है, नहीं तो 1 में रखता। दिस मच अबाउट गेको। फिर हमारा नेक्स्ट एनिमल क्या था, रेड पांडा था क्या, रेड पांडा। ये हमारा रेड पांडा क्यूट सा दिख रहा है, रेड पांडा। आईयूसीएन स्टेटस की पिछले बार बात कर रहे थे, तो रेड पांडा का आईयूसीएन स्टेटस रेड कलर की तरह इंडेंजर्ड, यहां लिख लो
EN इंडेंजर्ड रेड पांडा। रेड पांडा जो है ये स्पीसीज हमको सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश इस रीजन में मिलता है। सिक्किम में मिल रहा है तो दार्जिलिंग वाले रीजन में भी मिलेगा। कालिम्पोंग वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग के पास वहां मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, वहां मिलने की पॉसिबिलिटी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट रेड पांडा इज कंसिडर्ड एज स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम। सिक्किम का स्टेट एनिमल भी है। सो IUCN स्टेटस हो गया। और जैसा मैंने बोला था कि अगर ये इंडेंजर्ड है तो साइट्स के अपेंडिक्स 1 में मिलेगा। इतना याद रखेंगे हम रेड पांडा के बारे में। दिस मच इज एनफ। नेक्स्ट कम टू हुलॉक गिवन। हुलॉक गिवन जैसे मैंने बोला, हुलॉक वर्ड दिस इज एन एसएमएस वर्ड, एसएमएस डिक्शनरी से निकला हुआ वर्ड है, तो बिल्कुल आसाम में मिलेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस इज द ओनली ऐप फाउंड इन इंडिया। अब यहां पे वो वाला ट्रिक नहीं काम आएगा जो बोलते हैं हम कि अगर ओनली वर्ड रहे तो उस स्टेटमेंट को गलत मानना। हर बार नहीं, 1% ये देखो रेयरनेस यहां निकला कि ये सच में वो ओनली ऐप है, इंडिया में मिलने वाला ओनली ऐप जो इंडिया में मिलता है। ये चीज याद रखेंगे। तो यहां PYQ एनालिसिस काम में आ गया। जो 7 स्टेट्स है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के, यहां मिल ही रहे हैं, दैट वी ऑलरेडी नो। इसका IUCN स्टेटस अगेन EN है, IUCN स्टेटस। और जब IUCN स्टेटस EN है तो साइट के लिस्ट में देख लो कहां पर होगा, साइट्स में अपेंडिक्स 1 हुलॉक गिवन। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट क्या था हमारा, लाइन टेल्ड मैसक। लाइन टेल्ड मैसक, लाइन टेल्ड मैसक ऑल्सो नोन एज वंडरू और ओल्ड वर्ल्ड मंकी, दोनों नाम याद रखेंगे। एंडेमिक है, मतलब सिर्फ कहां मिल रहा है, वेस्टर्न घाट में। यूपीएससी का फेवरेट एनिमल है लाइन टेल्ड मैसक, देख रहे हो अभी कितने प्यार से यहां बैठा है। लेकिन ह्यूमन इसके पास जाएंगे ना तो बड़ा नाराज हो जाता है। मतलब ये टेरिटोरियल टाइप का है। ये सारे पॉइंट्स हमको ध्यान में रखना है। इसके टेरिटोरी में तुम गए तो कई ऐसे मैसक होते हैं जिसको, अब कुछ होते हैं ना, कुछ प्राइमेट्स होते हैं कि खिड़की पे आके आपसे बिस्किट भी खा लिया। ये नहीं, ये दूर भागता ह्यूमन से, चिल्लाने लगेगा, आवाज निकालने लगेगा, दांत खींचने लगेगा, अपनी टेरिटोरी को काफी प्रॉपरली प्रोटेक्ट करता है। रेन फॉरेस्ट रीजन में मिलता है, रेन फॉरेस्ट डिवेलर्स है इंडिया के वेस्टर्न घाट वाले रीजन में आपको ये मिलेगा, वेस्टर्न घाट, राइट। डायर्नल एनिमल है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। डायर्नल है मतलब इसकी जो एक्टिविटी होगी वो डे टाइम में होगी, रात में ये क्या करेगा, सोएगा। रात सोने के लिए होती है तो पढ़ाई करके रात को सो जाया करो, रात भर जाग कर सुबह फिर क्लास नहीं करना, ये हैबिट से ही करो, है ना। इससे भी तो सीखो बेचारे से। एंड अनलाइक अदर मैसेक इट टिपिकली अवॉइड्स ह्यूमन व्हेन पॉसिबल, वही कि ह्यूमन के साथ ज्यादा इंटरेक्शन उसका नहीं है बाकी मैसेक की तरह। IUCN स्टेटस अगेन इंडेंजर्ड, IUCN के रेड लिस्ट में। एंड साइट्स के कौन से लिस्ट में आएगा, कौन से अपेंडिक्स में आएगा, अपेंडिक्स 1 में। ये हो गया हमारे लिए लाइन टेल्ड मैसेक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। थोड़ा और इंफॉर्मेशन निकालते हैं क्योंकि भाई यूपीएससी का फेवरेट है, देन हमारा भी फेवरेट होना चाहिए। दूसरा एक फेवरेट क्या कि इसका कोई भी स्पेसिफिक ब्रीडिंग सीजन नहीं है, नो स्पेसिफिक ब्रीडिंग सीजन। हालांकि ज्यादा नंबर हमें दिखते हैं रेनी सीजन्स में, बट दैट इज नॉट एनी पर्टिकुलर रीजन। दैट्स वाई साइंटिस्ट क्या कंसिडर करते हैं कि इसका कोई, एनवायरमेंटलिस्ट क्या कंसिडर करते हैं कि इसका कोई स्पेसिफिक ब्रीडिंग सीजन नहीं है। टेरिटोरियल एनिमल है, दैट्स वाई ज्यादा ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन बर्दाश्त नहीं करता, ह्यूमन का इंटरवेंशन बर्दाश्त नहीं करता। और ओमनीवोरस है, मौकाटेरियन है, वेज नॉन वेज दोनों खाता है ह्यूमन की तरह, ओमनीवोरस है। This much you need to remember about line-tailed macaque. Line-tailed macaque. Come to next question. What is greenhouse gas protocol? Again a direct PYQ. APSC ने इस क्वेश्चन को कब पूछा है? APSC CCE 2023 में। इससे पहले ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी में। तुम PYQ अच्छे से बना के जाओ ना, देखो अगले एग्जामिनेशन में हेल्प मिलेगी। PYQ बनाओ, अच्छे से बनाओ, अगले एग्जामिनेशन में हेल्प मिलेगी तुम्हें। ये तुम अगला एग्जामिनेशन देकर बताना मुझे। क्वेश्चन किस बारे में है? ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल के बारे में है। तो ग्रीन हाउस के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है।
तो अभी ये सारे स्टेटमेंट्स, इन सारे ऑप्शंस में माथामारी नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको जरा भी आइडिया नहीं है तो माथामारी से तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, लेकिन आज के बाद से बनेंगे कि ये ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस के इमिशंस को रोकने के लिए, कम करने के लिए, मिटिगेशन मेजर्स को अडॉप्ट करने के लिए बनाए गए हैं ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। लेकिन ये प्रोटोकॉल यूनाइटेड नेशंस का नहीं है, नॉट बाय यूनाइटेड नेशंस, नॉट बाय एनी अदर सच एजेंसी, नॉट बाय वर्ल्ड बैंक, इन सब का नहीं है। तो किसने बनाया है? किन दोनों के बीच की पार्टनरशिप है? WRI वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, देखेंगे हम लोग इसके बारे में अभी, एंड वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट WBCSD, इनकी एक पार्टनरशिप। कुछ 10-20 साल हो गए हैं इस पार्टनरशिप को, मोर देन 10 ईयर्स। इनकी पार्टनरशिप ने एक प्रोटोकॉल डेवलप किया, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। स्पेसिफिकली इसको डेवलप किया गया था बिजनेस लीडर्स को, बिजनेस एजेंसीज को, जो प्राइवेट एजेंसीज हैं, प्राइवेट सेक्टर, उनको कन्विंस करने के लिए, पर साथ में गवर्नमेंट को भी लूप में रखा जाता है। मेन पर्पस क्या हो गया इनका कि एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाएंगे सो दैट टू मेजर एंड मैनेज ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। इससे रिलेटेड जो भी मिटिगेशन के प्रैक्टिस होंगे हम वो भी बताएंगे। यहां पे कोई डायरेक्ट पैसा नहीं दे रहे हैं, नो डायरेक्ट फंड ट्रांसफर, कोई डायरेक्ट फंड नहीं ट्रांसफर हो रहा है, वैसा कोई प्रैक्टिस नहीं है इनका। इनका एक फ्रेमवर्क बनाना जिससे कि प्राइवेट सेक्टर, स्पेशली जितने भी प्राइवेट एंटिटीज हैं, और इन्होंने अभी तक जो भी बड़ी कंपनीज हैं उन कंपनीज के साथ एज पर देम कि मोस्ट ऑफ द लार्ज कंपनीज दे आर फॉलोइंग दिस ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल, क्योंकि उनके प्रोडक्शन से, उनके इंडस्ट्री हाउसेस से ग्रीन हाउस गैस का रिलीज होता है। दैट्स वाई एक ऐसा फ्रेमवर्क डेवलप करेंगे, एक ऐसा क्राइटेरिया डेवलप करेंगे जिससे क्लीन एनर्जी प्रोमोट हो। दिस इज ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। कहीं पर यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, UNEP, IUCN फलाना चलाना इनका नहीं रोल है। WRI एंड वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो हमारा आंसर भी हमें अब मिल चुका है। पहला ऑप्शन पढ़ो, इट इज एन इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल। अकाउंटिंग टूल मतलब टैली वाला टूल नहीं। जो लोग कॉमर्स से होंगे या काम कर रहे होंगे कॉमर्स फील्ड में, उनको टैली याद आ गया होगा अकाउंटिंग टूल से। नहीं भाई, ये कोई टैली और GST कैलकुलेट करने का टूल नहीं है। यहां अकाउंटिंग टूल करने का मतलब कि एक फ्रेमवर्क डेवलप करना जो अकाउंट टेबल बनाएगा प्राइवेट सेक्टर को और साथ में गवर्नमेंट्स को भी, क्योंकि गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन प्राइवेट सेक्टर्स को ध्यान देना। अकाउंटिंग टूल फॉर गवर्नमेंट एंड बिजनेस लीडर्स टू अंडरस्टैंड, क्वांटिफाई एंड मैनेज ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। हो तो चुका है हमारा आंसर। दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूनाइटेड नेशंस, नहीं, कोई यूनाइटेड नेशंस नहीं। यहां पर लिखा इट इज एन इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट। क्या ही गवर्नमेंट लोग एग्रीमेंट करते रहेंगे हर बात पे, कुछ तो बाकी लोग भी करें, प्राइवेट एंटिटीज भी। फिर लिखा है इट इज ए मल्टीनेशनल REDD प्लस इनिशिएटिव, नहीं। A kind of framework developed by private organizations, NGOs। दो जिन लोगों ने मिलकर डेवलप किया था, WRI एंड WBCSD, इनके बारे में देख लो क्या है। सबसे पहले WRI वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। तो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हम लोग इसको शॉर्ट में NGO बुला सकते हैं, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। इसलिए देखो मैंने ओरिजिनल तुम्हारे लिए निकाला है, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट उसके लोगों के साथ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी नहीं है। 1982 से WRI क्या वर्क कर रही है? WRI वर्क कर रही है कि ह्यूमन सोसाइटी में फूड, फॉरेस्ट, वाटर, एनर्जी, सिटीज एंड क्लाइमेट, इसको लेकर काम किया जा सके, इसको लेकर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, इनके साथ काम किया जा सके। एंड उसी के जैसा एक और क्या, वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अनदर कंपनी काइंड ऑफ थिंग। ये भी कोई यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी नहीं है, ताकि जो वर्ल्ड के टॉप लेवल CEO हैं, ऐसे ही किसी अमीर आदमी, किसी CEO ने शुरुआत की थी 200 लोगों को साथ में लेकर, अब 200 से 500 हो चुका है, 500 प्लस हो चुका है, वो लोग सस्टेनेबल बिजनेस की बात करें। दोनों का गोल तो एक जैसा है, इसलिए दोनों साथ में आते हैं और ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल बनता है। इन दोनों के साथ में आने से क्या बनेगा? ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल बन गया, आंसर खत्म। ठीक है, यही करना है। PYQ करते जाओगे, है ना। और एक बात और, अभी जो मैंने पॉज लिया था, अभी जो मिलने आए थे स्टूडेंट, कभी सेल्फ डाउट नहीं रखना अपने में, है ना। और मैं तुमको लिख कर दे रहा हूं, तुम सिंसियरली पढ़ाई करो, अपनी मेहनत पूरी करो, जो जो बात बताया जा रहा है उसको फॉलो करो।
भरोसा रखो ऊपर वाले पे। कितने दिन रोक के रखेंगे तुम्हें? देखना अगले बार ना जो सेल्फ डाउट है वो सेल्फ डाउट खत्म होगा और सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसलिए सेल्फ डाउट मत लाओ। सेल्फ डाउट लाकर ना हम पहले हार मान लेते हैं। हार नहीं मानना है, हमको मन से जीतना है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो मन से तो जीत कर जाएंगे और फॉलो करेंगे ना, अभी भी टाइम है हमारे पास। ठीक है, हम पीवाईक्यू करेंगे, हम क्वेश्चंस बनाएंगे और बाकी सब्जेक्ट्स में करूंगा। आज देखो यहाँ पे एनवायरनमेंट करवा रहा हूँ, ज्योग्राफी करवा रहा हूँ। एनवायरनमेंट ज्योग्राफी दोनों मिक्स्ड है, कोई क्लियर वैसा डिमार्केशन नहीं है। हिस्ट्री करवा ही रहा हूँ। जनरल साइंस के भी एमसीक्यू लास्ट में तुम्हारे लिए प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, तो हम पीवाईक्यू करते जाएंगे, वहां से भी सीखेंगे। पीवाईक्यू के कई सोर्स हैं। सबसे ऑथेंटिक सोर्स तो है कि खुद वेबसाइट पे चले जाओ, यूपीएससी के वेबसाइट पे जाओ, सारे पीवाईक्यू हैं। मोस्टली के आंसर की भी हैं। जहां समझ में नहीं आए टीचर से पूछो। एपीएससी के वेबसाइट पे चले जाओ, क्वेश्चन है, आंसर की भी हैं। जहां समझ में नहीं आए टीचर से पूछो। करेंगे अगले 3 महीने तक, अगले 5 महीने तक ये काम, यूपीएससी के लिए, एपीएससी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इन इंडिया आर वर्ल्ड हेरिटेज साइट? अगेन ए क्वेश्चन फ्रॉम पीवाईक्यू ऑफ यूपीएससी, जिसको एपीएससी ने पूछा था कि इनमें से कौन से नेशनल पार्क इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एक एक करके सारा देख लेते हैं। केवलादेव है, मानस, नंदा एंड ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। कम टू देम। पहला केवलादेव। सबसे पहले तो इसका लोकेशन मालूम होना चाहिए। केवलादेव घाना नेशनल पार्क कहां? भरतपुर, राजस्थान। भरतपुर, राजस्थान। पहले इसको भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता था, तो ये चीज भी हमने याद रख लिया। यहां जो इमेज मैंने लगाया है, ये आपको इमेज से देखकर क्या लग रहा है कि यहाँ पे बर्ड्स आते हैं। कैसे बर्ड्स हैं ये? माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स। और ये माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ क्या करने आ रहे हैं? तो ये माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ ठंड से बचने आते हैं। हम लोग भी तो ठंड से बचने आते हैं ना। लेकिन कुछ लोगों को ठंड में भी जाने का मन है कि हम तो भाई जाएंगे, हम स्नोफॉल हो रहा है वहाँ छुट्टी मनाएंगे। ये बर्ड्स बोलते हैं स्नोफॉल हो रहा है, हम छुट्टी वहाँ नहीं मनाएंगे, हम इंडिया आ जाएंगे। हम यूरेशिया वाले पार्ट्स है जहाँ पे ज़्यादा ठंड है, वहाँ नहीं रहेंगे, वहाँ स्किप करेंगे विंटर को। और वहाँ से भागकर हम लोग कहाँ आएंगे? इंडिया, भरतपुर, जहाँ पे उसके कंपेरिजन में कम ठंड पड़ेगी। इनके लिए विंटर इज कमिंग गेम ऑफ थ्रोन के जैसा सेलिब्रेशन नहीं है, ये विंटर से बच रहे हैं। और सिंस यहाँ पे एवियन बायोडाइवर्सिटी दिखेगी, एवियन बायोडाइवर्सिटी मतलब ये डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स, कई टाइप के माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं स्पेशली ड्यूरिंग विंटर सीजन। क्योंकि इंडिया का विंटर ऊपर जो इंडिया के ऊपर जो स्टेट्स हैं, मतलब जो कंट्रीज हैं, उनके कंपेरिजन में तो लेस हार्श है, ज़्यादा फेवरेबल है इन बर्ड्स के लिए। दैट्स वाई विंटर सीजन में माइग्रेशन ज़्यादा होता है। थ्रू आउट द ईयर भी होता है, बट विंटर सीजन में ज़्यादा। और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला हुआ है 1985 से। एंड ऑल्सो और रमसार साइट, साथ में साथ रमसार साइट भी। केवलादेव घाना नेशनल पार्क हो गया। भरतपुर बर्ड सेंचुरी पहले बुलाते थे। नेक्स्ट कौन सा था? मानस नेशनल पार्क। आज कई लोग छुट्टी मनाने भी गए होंगे। मानस नेशनल पार्क, पिछले साल हम लोग थे वहां, ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। मानस नेशनल पार्क, और जब हम लोग गए थे घूमने तो हमें तो टाइगर दिखा नहीं था। क्या बोले इसे, आज इसलिए फोटो में लगा लिया है। ये लोग को दिख रहा है जो पीछे है सफारी में। मानस नेशनल पार्क IUCN कैटेगरी 2 में काउंट किया जाता है मानस नेशनल पार्क को। मानस नेशनल पार्क अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ नेशनल पार्क, इट इज ऑल्सो अ टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व भी है, ऑल्सो एज वेल एज एलिफेंट रिजर्व। जो अपना बॉर्डर किसके साथ शेयर कर रहा है? रॉयल मानस नेशनल पार्क। रॉयल मानस नेशनल पार्क कहाँ भाई? तो आसाम में बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? भूटान के साथ। मानस नेशनल पार्क घूमने जाने वाले, अब वहां पे जो टूरिस्ट गाइड रहते हैं वो उनको भूटान भी घूमने का ऑफर देते ही हैं। जिनके पास में है मानस घूम के आ जाना एक दिन के लिए, या जाना दूर से भी जब मौका मिले। बाकी जो फौना है वो फौना तो यहाँ दिख रहे हैं कि आसाम रूफ्ड टर्टल है, हिस्पिड रेयर है, अ काइंड ऑफ हेयर, खरगोश टाइप का, गोल्डन लंगूर है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पिग्मी हॉग। ये पिग्मी हॉग इसलिए बिकॉज दिस इज द ओनली नोन पॉपुलेशन ऑफ पिग्मी हॉग इन द वर्ल्ड। तो अब ये चीज तुमसे पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट ऐसा दे देगा कि इन द मानस नेशनल पार्क द ओनली नोन पॉपुलेशन ऑफ पिग्मी हॉग इन द वर्ल्ड आर अवेलेबल। तुम बोलोगे अरे फिर अब ये सही है क्या? बिल्कुल सही है, आज से याद रखना ये। एंड कम टू द वर्ल्ड हेरिटेज टैग, इट इज ऑल्सो डिक्लेयर्ड अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1985 बाय यूनेस्को। चलिए कम टू नेक्स्ट। नेक्स्ट इज नंदा देवी। नंदा देवी का लोकेशन, वेयर इज नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व? क्या है ये? चमोली डिस्ट्रिक्ट,
अभी लैंडस्लाइड्स के वजह से भी न्यूज में था, फ्लड आया था, फ्लैश फ्लड काइंड ऑफ, नॉट रिसेंटली, रिसेंटली, इस साल नहीं, पिछले साल की बात है, इस साल भी आया होगा। उत्तराखंड इसी वजह से परेशान है, 2022, 23, 24 से रिसेंटली हम देख रहे हैं। केदारनाथ फ्लड भी वैसा ही कुछ था। ये चामोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में पड़ता है, काफी ब्यूटीफुल लोकेशन है, एज वी कैन सी इन द पिक्चर। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको रिसेंटली 2005 में क्या रीनेम किया गया, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। इसका रिसेंट नाम क्या रखा गया है, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। ये भी चीज याद रखो, रिसेंट नाम है, ये न्यू नेम है, बट पॉपुलर नेम वो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को 1988 से। फौना की बात करें तो यहाँ पे हिमालयन मस्क डियर, स्नो लेपर्ड, हिमालयन ब्लैक बियर, हिमालयन ब्राउन बियर, लंगूर, ये सब मिलते हैं। तो ये जो फौना है ना, ये फौना तुम्हें अभी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में भी दिख रहा है, और बाकी भी अगर बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क उत्तराखंड हिमाचल वाले रीजन में होंगे वहां भी दिखेंगे, वहां भी मिलेगा तुम्हें। फिलहाल के लिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये भी इंक्लूडेड है। एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, नंबर 4 क्या था, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। लोकेशन कहां, यहां देखो, ध्यान दो, हिमाचल प्रदेश। जून 2014 में इट वाज इंक्लूडेड इनटू यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। काफी लेटेस्ट एडिशन है, 2014। सरकार भी बदली थी और ये जो नेशनल पार्क है इसके हालात भी बदले। किस क्राइटेरिया के अंडर, अब ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, आउटस्टैंडिंग सिग्निफिकेंस फॉर बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, कि इस नेशनल पार्क में, ये जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, इसका एक बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। इस चीज को ध्यान में रखकर यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में इंक्लूड किया। यहां भी वही सिमिलर काइंड ऑफ फौना देखने हैं, जैसे स्नो लेपर्ड को मैंने हाईलाइट कर रखा है। ब्लू शिप भी एक है, पे अटेंशन टू दिस ब्लू शिप। तो हमारे आंसर में 1, 2, 3 एंड 4 चारों हो गए थे जो क्वेश्चन था। दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग डेमोग्राफिक टर्म्स विथ देयर मीनिंग्स। डिफरेंट डेमोग्राफिक टर्म्स दिए हुए हैं यहां कॉलम 1 में, ये लिस्ट 1 या कॉलम 1 हो गया डिफरेंट टर्म्स, और कॉलम 2 में या लिस्ट 2 में उसका मीनिंग है। अब तुम बोलोगे कि सर ये याद नहीं होता है, क्या करें। याद नहीं होता है लेकिन कॉमन सेंस तो है। आज क्रिसमस है तो कॉमन सेंस भी मांग कर आना जीसस से, कॉमन सेंस बड़ा जरूरी है ना। बादाम खाओ, कॉमन सेंस बढ़ेगा। सबको मैंने देखा, मुझे भी नहीं याद है, मुझे नहीं पता बर्थ रेट क्या है, मुझे क्रूड बर्थ रेट नहीं पता है, मुझे कॉहर्ट फर्टिलिटी नहीं पता है, बर्थ डेफिसिट भी नहीं पता है, लेकिन डेफिसिट वर्ड तो पता है कि डेफिसिट तब होगा जब सर्टेन दो चीज के बीच में, दो नंबर के बीच में हम कंपेयर करेंगे, दो डिफरेंट डाटा के बीच में कंपेयर करेंगे, एंड समथिंग वुड बी लेसर एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन, और समथिंग वुड बी हायर एज कंपेयर टू द सेकंड वन, तो डेफिसिट होने के चांसेस होते हैं। अब वो हम पढ़ते हैं कि डेफिसिट वाला जो मीनिंग है वो कहां लिखा है। तो पहला लिस्ट 2 का मीनिंग है नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर वुमेन हु वर बोर्न इन अ पर्टिकुलर ईयर। यहां पे कहीं पर भी डेफिसिट दिख रहा है, कम ज्यादा होने की बात नहीं, तो ये हमारे डेफिसिट से नहीं लगेगा। नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 इनहेबिटेंट्स इन अ ईयर, यहां पर भी कम ज्यादा वाली बात नहीं है, ये भी नहीं हुआ। डिटरमाइंड नॉट ओनली बाय द फर्टिलिटी ऑफ ए गिवन पॉपुलेशन बट ऑल्सो बाय इट्स एज स्ट्रक्चर, यहां पर भी कम ज्यादा नहीं है। फोर्थ मीनिंग, when the number of live birth is lower than the number of death within a defined period of time, हो गया ना कि जब लाइव बर्थ लोअर है किससे, डेथ से, डेफिसिट होगा। यहां पर कुछ कम है किसी को ज्यादा क्वांटिटी से, बर्थ डेफिसिट। सो डी इज मैच्ड विथ 4, हो गया। कॉमन सेंस से एक मैच तो हमने कर लिया। अब जरा ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। कम टू ऑप्शन, यूपीएससी हो, एपीएससी हो, कोई भी पीएससी हो, वो तुमको रिजेक्ट करने के लिए एग्जामिनेशन नहीं ले रहा है, वो तुमको सिलेक्ट करने के लिए लेता है। तो हिंट देता है, बस उस हिंट को पकड़ने आना चाहिए, हमें समझने आना चाहिए। डी को 4 के साथ मिलाना था, डी 4 के साथ यहां है ऑप्शन ए में, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, मिल गया आंसर। कहां इसमें सर दर्द था, बना कि नहीं बना, बन गया। एंड द डेफिनेशन वाज प्रॉपरली करेक्ट। बर्थ डेफिसिट, जब बर्थ जो है नंबर ऑफ लाइव बर्थ वो कम हो जाए नंबर ऑफ डेथ से इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, बर्थ डेफिसिट बोलेंगे।
सी क्या है लिस्ट वन में, सी क्या है कॉलम वन में, कोहॉर्ट फर्टिलिटी। कोहॉर्ट फर्टिलिटी देखो किससे रिलेटेड होता है, जब नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर वुमेन हु वर बोर्न इन अ पर्टिकुलर ईयर। मतलब सपोज 2000 में 2000 ईयर में बॉर्न विमेन, ये अपने पूरे प्रोडक्टिव साइकिल में, इन होल प्रोडक्टिव साइकिल और स्टेज, जो इनका साइकिल है स्टेज है जब तक प्रोडक्शन पॉसिबल है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोडक्शन हो रहे हैं, द नंबर ऑफ प्रोडक्शन ना नंबर ऑफ बर्थ, इसी को बोलेंगे कोहॉर्ट फर्टिलिटी। कोहॉर्ट फर्टिलिटी तो सी इज मैच्ड विथ 1, कर दो मैच 1 से, और देखो ऑप्शन में भी सही है, सी इज मैच्ड विथ 1। यहां मैंने तुम्हारे लिए लिख भी दिया है, अच्छा बर्थ डेफिसिट है, ओके नहीं लिखा है बट तुम लिख लेना कोहॉर्ट फर्टिलिटी के बारे में। कोहॉर्ट फर्टिलिटी जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि पर्टिकुलर किसी ईयर में, जैसा यहां लिखा है नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर वुमेन हु वर बोर्न इन अ पर्टिकुलर ईयर, कि 2000 में, साल 2002 में, साल 2005 में या 1995 में जिस विमेन का बर्थ हुआ था, जितने सारे विमेन का बर्थ हुआ था, वो अपने पूरे रिप्रोडक्टिव एज में, रिप्रोडक्टिव साइकिल में कितने इंसान को जन्म देती हैं, वो कोहॉर्ट फर्टिलिटी कहलाएगी। एंड देन वी कम टू बर्थ रेट एंड क्रूड बर्थ रेट। अभी तक अगर मैच की बात करें तो D इज मैच्ड विथ 4, C इज मैच्ड विथ 1। अब हमारे पास बच क्या गया है, बर्थ रेट एंड क्रूड बर्थ रेट। तो A या तो मैच होगा किससे, ये ऑलरेडी मैच हो चुका है, A या तो मैच होगा किससे, 2 से, मींस नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 इनहेबिटेंट्स इन अ ईयर, बर्थ रेट, यही तो होता है बर्थ रेट। मिल गया आंसर हमें सिंपली। और क्रूड बर्थ रेट, तो क्रूड बर्थ रेट के लिए अभी मैं तुम्हें एक दिखाता हूं, लुक एट दिस फिगर, ये फिगर देखो, ये देखो, एज पर द डेमोग्राफिक मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोग्राफिक रिसर्च, ये क्या बोलते हैं कि क्रूड बर्थ रेट क्या है, द क्रूड बर्थ रेट इज डिटरमाइंड नॉट ओनली बाय द फर्टिलिटी, सिर्फ फर्टिलिटी से डिसाइड नहीं हो रहा है, इसमें हम एक और क्या काउंट करते हैं, एज स्ट्रक्चर भी। मतलब क्रूड बर्थ रेट इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम बर्थ रेट। इन बर्थ रेट वी ओनली काउंट द फर्टिलिटी। सेम इसी सोर्स का डेफिनेशन बर्थ रेट के लिए देखिए, बर्थ रेट के लिए अ रीजन हैज अ बर्थ डेफिसिट, यहां पे है ही, अ डेमोग्राफिक टर्म दैट रेफर्स टू अ रीजन वेयर द नंबर ऑफ डेथ्स इज हायर देन द नंबर ऑफ लाइव बर्थ, बर्थ डेफिसिट। थोड़ा रुको चेंज करने दो, हाँ बर्थ रेट की हम बात करें तो नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन 1000 पॉपुलेशन, सिंपल बर्थ रेट हो गया। लेकिन यहां पे हम क्या काउंट कर रहे हैं, सिंपल फर्टिलिटी की बात कर रहे हैं। यहां फर्टिलिटी के साथ साथ नॉट ओनली द फर्टिलिटी बट ऑल्सो एज स्ट्रक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट, सो लिटिल बिट डिफरेंट है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं, थोड़ा डिफरेंस है। बर्थ रेट में सिंपली फर्टिलिटी की बात करेंगे कि कितने नंबर ऑफ लाइव बर्थ हैं 1000 पॉपुलेशन में, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, सर्टेन ईयर में। और क्रूड बर्थ रेट में टोटल फर्टिलिटी या नंबर ऑफ लाइव बर्थ के साथ साथ एज स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे, एज स्पेसिफिक बर्थ रेट की बात करेंगे, जो यहां आगे लिखा है एज स्पेसिफिक बर्थ रेट, इसकी बात करेंगे। सो अगर इसके बेसिस पे हम लोग मैच करें, इफ यू मैच ऑन द बेसिस ऑफ दिस, देन ये हमने अभी मैच किया था कि सिंपली बर्थ रेट is matched with number of live birth per 1000 inhabitants per 1000 population, and crude birth rate determined not only by the fertility, कि सिर्फ per 1000 में कितना बर्थ हुआ सिर्फ वो नहीं बात करेंगे, live birth, not only this but also the age structure, crude birth rate के लिए बन गया हमारा आंसर। और बर्थ डेफिसिट ये मैंने तुम्हारे लिए यहां पे बना कर रखा है, बर्थ डेफिसिट, a demographic term that refers to a region where the number of death is higher than the number of live birth, or the number of live birth is lower than the number of death. Again we are referring to the Max Planck Institute for Demographic Research, and you have the answer. Come to the last question which is from general science, और ये मैं तुम्हारे लिए छोड़कर जा रहा हूं, इसका आंसर तुम मुझे दोगे।
इट इज इजियर टू रोल अ बैरल। इस इमेज को देखो, बैरल्स यहां पे रखे हैं, इस बैरल में कुछ होगा, और ये जो इंडिविजुअल्स ये जो दिख रहे हैं क्लिप आर्ट के फॉर्म में, ये क्या कर रहे हैं, उसको रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बैरल को ऐसे खींच कर ऐसे नहीं ला रहे हैं बाहुबली की तरह, वैसा नहीं, रोल कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में भी वही पूछा है कि इट इज इजियर टू रोल अ बैरल देन टू पुल इट। ऐसे पुल करो आप कंधे पे रखकर, या ऐसे सीधे पुल करो, उससे इजियर क्या है, रोल करके ले जाना, जैसा इस इमेज में दिखाया गया है। इनमें से तुम्हें क्या लगता है कि कौन सा पॉसिबल रीजन है उसके लिए, क्या पॉसिबल फैक्टर है उसके लिए? ये आंसर तुम मुझे बताओगे सोचकर। सो दिस इज इट फॉर टुडे। इसी तरह से क्वेश्चंस को रिवाइज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सीखो, रेगुलर टेस्ट दो ना। तो टेस्ट में अगर आपने सिंसियरली पढ़ा है तो टेस्ट में जो स्कोर आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना है, कभी उसको लेकर पैनिक नहीं करना है। जो क्वेश्चन गलत हुए, गो थ्रू द सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन से नहीं समझ में आया, गो एंड आस्क टू योर टीचर। तो हमें टेस्ट से इस तरह सीखकर हम एक्चुअल एग्जामिनेशन में इंप्रूव करेंगे। पीवाईक्यू एनालिसिस में भी जो क्वेश्चन बन गया उसका भी देखेंगे स्टेटमेंट कि क्यों बना और क्या बेहतर हो सकता था। जो नहीं बना उसके लिए फिर टीचर से बात करेंगे, क्लास में सीखेंगे। ये रेगुलर प्रोसेस अगले फ्यू मंथ्स के लिए करेंगे, बिल्कुल एग्जामिनेशन निकलेगा। ओके, ऑल द बेस्ट, मेरी क्रिसमस अगेन, जय हिंद।